नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वह उम्र में भले ही छोटे हों, लेकिन कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। उनके काम अच्छों के छक्के छुड़ा दे ऐसे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्रामिंग सेट किया है जिसमें आप केवल अपने वॉइस से उस सिस्टम को चला सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बाल रामायण लिखी है, मोटिवेशनल स्पीकर है और न जाने क्या क्या उनकी ख्यातियाँ हैं, वे उन्हीं से जानेंगे। मास्टर अभी शर्मा हमारे साथ हैं। अभी बहुत बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी के स्टूडियो में। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी जितने भी मृदुभाषी के इस पटल के दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का ये सुनहरा अवसर दिया। जैसा कि कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं और आपने समझ ही लिया होगा कि ये जो पूत है वो कितनी ऊंची चीज़ है। आप अभी धीरे धीरे जब बातचीत आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होगी। सबसे पहले मैं अभी से यही जानना चाहूँगा कि नया इनोवेशन क्या है, किस तरह का एक सिस्टम आपने इजाद किया है। जी, सो बेसिकली अभी मैंने रिसेंटली एक सिस्टम बनाया है, एक वॉइस असिस्टेंट जिसे कहते हैं। उसका नाम मैंने रखा है माधव, यानी कि माय एडवांस डोमेस्टिक हैंडलिंग एआई वर्जन। एक्चुअली माधव हमारे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है और वह सब कुछ कर सकते हैं और सब जानते हैं। सो वैसे ही ये वॉइस असिस्टेंट भी आपके कंप्यूटर के सारे काम कर सकता है और यह भी सब कुछ जानता है। आप इससे कंप्यूटर के जितने भी कुछ बेसिक टास्क हों या कॉम्प्लेक्स टास्क हों वो बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। एक्चुअली एलेक्सा और जितने भी बाकी के वॉइस असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट, उनके लिए या तो आपको एक पर्टिकुलर मशीन खरीदनी पड़ती है जो करीब आती है 5,000 से 10,000 तक की, या फिर आप गूगल असिस्टेंट को खाली फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप्स में नहीं। और अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल के लैपटॉप्स खरीदने पड़ेंगे जो 1 लाख से भी ऊपर के आते हैं। मैं ऐसा एक एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल लैपटॉप्स में ही अवेलेबल हो, बट वो नॉर्मल नहीं, नॉर्मल भी और कॉम्प्लेक्स भी हर टाइप के टास्क कंप्लीट कर सके। एक्चुअली मुझे अपने आसपास से ही इसकी प्रेरणा मिली। मैं चाहता था कि एक ऐसा वॉइस असिस्टेंट हो जो हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, सपोज उनको कंप्यूटर की कभी कोई चीज़ नहीं आती है, सो वो कोई भी फाइल खोल दे उनके कहने पर, कोई भी एप्लीकेशन खोल दे, और अगर वो कंप्यूटर में पर्टिकुलर कोई ई बुक खोलना चाहते हैं उसको वह उनके लिए पढ़ भी दे, और सपोज कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं वह भी कर दे। हैंडीकैप जो सपोज कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं वो भी कंप्यूटर को बहुत आसानी से चलाएं इस वॉइस असिस्टेंट के थ्रू। और बच्चे का भी पढ़ाई के समय अटक जाते हैं, सो वो कोई भी शब्द का मीनिंग इससे पूछ सकें या कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च कर सकें, या फिर जितनी भी मदर्स हैं, सपोज उनको कोई अगर नया अंग्रेजी का शब्द नहीं आ रहा है या कोई हिंदी के शब्द को उनको ट्रांसलेट करना है, सो वह भी कर सके। और नॉर्मल इंसान जो भी सारे टास्क वॉइस असिस्टेंट से चाहता है, इन सारे टास्क के अलावा वह भी कर सके। ये इनबिल्ड ही है सभी कंप्यूटर में या फिर अलग से कोई डिवाइस लगेगी इसके? जी, एक्चुअली मैंने ये जो वॉइस असिस्टेंट बनाया है ये मैंने पाइथन के थ्रू बनाया है। सो आपको इसके लिए कोई अलग से डिवाइस नहीं लगेगी, बट हाँ आपको बस इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी इसको एक एप्लीकेशन का रूप देने पर मैं कार्यरत हूँ। सो आपको बस इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। खासियत इसकी यही है कि इसके लिए आपको कोई भी पर्टिकुलर मशीन नहीं लगेगी, बस आप जस्ट इसे इंस्टॉल करके फिर कंप्यूटर आपके इशारों पर दौड़ेगा। ये कोई भी टास्क कर सकता है, जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, शट डाउन करना, ट्रांसलेशन करना, कोई भी नया शब्द डिक्शनरी से आपको बताना, या फिर अलार्म क्लॉक सेट करना, कैलेंडर, या फिर हम बात करें अगर कैलकुलेटर की, न्यूज़, वेदर, टू डू लिस्ट आपके लिए बनाना, सारी चीज़ें कर सकता है। ये आपको विकिपीडिया से कोई भी इंफॉर्मेशन ला के दे सकता है, आपके लिए यूट्यूब को ऑटोमेट कर सकता है,
क्रोम को, गूगल सर्च को ऑटोमेट कर सकता है ये वॉइस असिस्टेंट। और जो मतलब सबसे इसकी अच्छी चीज़ है कि कंप्यूटर के सारे टास्क, मतलब किसी भी फाइल को खोलना या किसी भी फाइल को बंद करना, ये बहुत ही आसानी से कर सकता है। ये स्क्रीनशॉट्स ले सकता है और अगर आपके कहने पर ये बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकता है। जैसे कि आप अगर पूछेंगे हाउ टू डू एनीथिंग, मतलब हाउ टू करके आप कोई भी चीज़ पूछेंगे, किसी भी काम को अगर कैसे करना आप ये जानना चाहते हैं तो बस आप उसे कहिए और ये आपको सारी चीज़ें बता देगा। यानी कि जो भी आप चाहते हैं एक वॉइस असिस्टेंट से, ये आपके लिए एक तरह से जीनी के रूप में काम करेगा। मतलब आपने चिराग से एक जिन निकाला है जिसे हर व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा हो या कंप्यूटर के बारे में जिसे जानकारी नहीं हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जो बोलना जानता हो, वो केवल कंप्यूटर के सामने अपनी ख्वाहिश रखे और वो सारी चीज़ें कंप्यूटर आपको प्रदान करेंगे। और ये ऐसा आविष्कार जो है वो एक तरह से इनोवेशन है अभी का, जो बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने कर दिखाया है। और अब मुझे लगता है कि लगातार सफलता के कदम चूमते रहेंगे अभी। लेकिन मैं अभी के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उन्होंने महज 10 साल की उम्र में बाल रामायण लिखी है, वो भी छंदों के माध्यम से। 200 से अधिक छंद, मतलब लगभग 250 छंदों के साथ उन्होंने एक रामायण लिखी है जो लॉकडाउन के दौरान लिखी है। इसे कहते हैं शायद कि अवसर खोजना, आपदा में अवसर जिसे कहा जा सकता है। लॉकडाउन में जहाँ लोग परेशान थे, मानसिक तनाव में थे, अलग अलग परिस्थितियों में थे, लेकिन उसका लाभ लिया अभी ने, और अभी ने बाल रामायण लिखी। कैसे मन में आया? देखिए, भगवान श्री राम की जो कथा है वो अत्यंत ही अनुपम है। मैंने उसे पहले भी पढ़ा था, भगवान श्री राम की कथा को मैंने सुना भी था। बट ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी हो तो वो आप देख के या उसे महसूस करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ना कि सुन के या पढ़ के। तो जब लॉकडाउन में 2020 में की ये बात है, जब रामायण प्रसारित हुई, तो मैंने देखा कि भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह इतना सुंदर है, इतना पावन है। कहा मतलब बहुत सुंदर चौपाई है, सीता राम चरित अति पावन, कि बहुत पावन उनका चरित्र है। और जो राम जी की कथा है वह सर्व मंगलदायक है। मतलब सारे जितने भी आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी वैल्यूज आप उससे ग्रहण कर सकते हैं। सो इसीलिए ही मैंने सोचा कि भगवान श्री राम की कितनी सुंदर कथा है। बट जिस भारत भूमि पर भगवान ने ये लीला की थी, क्योंकि भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सोऽर्जुनः। चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि उनका जन्म और कर्म बहुत ज़्यादा दिव्य है। सो जहाँ पर भगवान ने दोनों ही चीज़ें की इस भारतवर्ष में, इस भारत भूमि पर, वहीं पर आज उनकी कथा लुप्त होती जा रही है। मैं देखता हूँ कि आजकल जितने भी मेरे हम उम्र के मेरे दोस्त हैं वह नहीं जानते भगवान श्री राम के बारे में, या आजकल जितना भी भारत का यूथ है उन्हें भी नहीं पता है। सो इसीलिए ही मुझे लगा कि भगवान श्री राम के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और फिर एक दिन मेरे स्वप्न में माता सरस्वती आई और उन्होंने मुझे इस बाल्मीकि रामायण का पहला छंद दिया। और फिर उस छंद को आधार बनाकर मैंने 250 छंदों में पूरी बाल्मीकि रामायण लिखी है। क्या बात है! केवल टीवी पे देखा और सरस्वती का अधिष्ठान हुआ और उसके बाद रामायण लिखे। छंद जब उतार रहे थे तब क्या याद थे या सब कुछ होता गया ऐसे चार्ज? देखिए, एक्चुअली जो कहावत है आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, सो वही मेरे साथ हो रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं कार्य कर ही नहीं रहा हूँ, कोई और है जो मुझसे कार्य करवा रहा है और मेरे हाथ उसी के अनुरूप चल रहे हैं। सो मैं लिखता गया और मैंने 7 दिनों में 250 छंदों में, मतलब पहले दिन मैं 2 घंटे लिखा मैंने और मैंने 50 छंद इसके पूरे करे। और फिर अगले 7 दिनों में मैंने 250 छंदों में ये पूरी बाल्मीकि रामायण इसको संपन्न किया। ये मैंने 250 छंदों में इसलिए लिखी क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो उन सब के पास
टाइम ही मतलब नहीं होता है कि वह आजकल सारे बाकी कार्यों में इतने बिजी रहते हैं कि भगवान को आजकल समय ही नहीं दे पाते, भगवान की जो इतनी सुंदर कथा उसको पढ़ ही नहीं पाते। सो इसलिए ही इसे 250 छंदों में लिखने का यही कारण था, क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण 12,000 चौपाइयाँ और वाल्मीकि जी की रामायण 24,000 श्लोक, तो मैंने इसे किया है 250 छंदों में ताकि लोग इसे बहुत ही आसानी से पढ़ पाएँ। और हिंदी भाषा में लिखने का जो कारण था वह ये था कि मैंने इसको हिंदी भाषा में लिखा क्योंकि जो रामायण है वो संस्कृत या अवधी जैसी भाषाओं में है जो आजकल लुप्त होती जा रही हैं, या फिर क्षेत्रिक भाषाओं में है, प्रांत की भाषाओं में है, जैसे कि भावार्थ रामायण मराठी में है, और फिर अध्यात्म रामायण है, फिर बहुत सारी रंगनाथ रामायण है, कंबन रामायण तमिल में है। तो संस्कृत या अवधी सीखी इसके लिए, या जो मन किया वो वैसे जी, मैंने इसमें अवधी का हल्का सा टच जरूर डाला है, बट क्योंकि रामायण का जो अनुभव मेरा सूची में आता है अवधी में, पर मैंने इसे हिंदी भाषा में लिखा है ताकि सब लोग इसे अर्थ के साथ मतलब यथारूप समझ भी सकें और उन्हें आनंद भी आए, भगवान की इस कथा का वह लाभ भी उठा पाए। बाल रामायण तो लिखी और भगवत गीता में डिप्लोमा भी किया मुंबई से, ये भी लॉकडाउन के दौरान? जी, एक्चुअली 2020 में मैंने 2021 में एक्चुअली अभी रिसेंटली मैंने भगवत गीता में मुंबई यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लिया है विद 98%, और वो भी मैंने अभी किया क्योंकि देखिए जो ये ग्रंथ हैं, जैसे कि आप गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, आजकल लोग इन्हें नहीं पढ़ते, यह कहकर कि अब बहुत लोग यही कहते हैं कि अब देखो दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आप अभी तक ये गीता रामायण को ही लेकर बैठे हो। बट एक्चुअली जो पहले इतना एडवांस था, अभी तो दुनिया खाली चांद पर ही पहुंची है, बट इन ग्रंथों में इस चांद ही नहीं, इस सोलर सिस्टम ही नहीं, इस गैलेक्सी ही नहीं, इस यूनिवर्स ही नहीं, इस यूनिवर्स के बाहर भी जो कुछ है उन सब का भी ज्ञान है। तो आप सोचिए कि पहले का हमारा जो समय था, उस समय हमारे पुष्पक विमान हुआ करते थे, इतनी एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ इतना आप बोल सकते हैं कितना ज़्यादा एडवांस था कि भगवान पहले से ही मतलब भविष्यवाणियाँ कर दी जाती थी और वो बिल्कुल ही ज़्यादा सत्य होती थी। मतलब दी पीपल में उस समय इतनी पावर थी कि उनके जो बोले हुए श्राप या वरदान होते थे वो हमेशा सत्य साबित होते थे। सो कितना महान उस समय रहा होगा, मतलब इंसान का मेंटल लेवल उस समय कितना हाई रहा होगा। और जब उस मेंटल लेवल के महान ऋषियों ने इस इतनी सुंदर ग्रंथों को लिखा जो भगवान की साक्षात वाणी है या उनकी लीलाएं हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ते हैं। मैं यूथ को इसी और मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि इन ग्रंथों को आप पढ़िए, नॉट एज ए रिलीजियस बुक। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप रिलीजियस बुक जैसे पढ़े, बट एज अ मोटिवेशनल मैनुअल या फिर आप एक सक्सेस मैनुअल जैसे पढ़ें, तभी आप इन ग्रंथों के जो अच्छे गुण हैं उनको अपने अंदर अपना पाएंगे। अभी एक बात पूछना चाहूँगा, ऐसा लगता है कि आपको सुनते रहो, ये मन में कहाँ से आता है, ये दिमाग में आती कहाँ से? कोई सैटेलाइट से जुड़ा हुआ सिस्टम है, क्या मामला है? देखिए, एक्चुअली मैं तो यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये इन सैटेलाइट से नहीं है, कहीं ना कहीं ईश्वर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर जीवात्मा कहा जाता है कि ईश्वर का ही अंश है। और भगवान गीता में 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, रसो अहम पशु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नशु। यानी कि जो सूरज और चंद्र में रोशनी है वह मैं हूँ, जो आकाश में ध्वनि है वह मैं हूँ, पानी में जो स्वाद है वह मैं हूँ, वेदों में जो ओंकार है वह मैं हूँ, और मनुष्य में जो सामर्थ्य है, कार्य करने की शक्ति है, वह भी मैं हूँ। सो जिस कार्य शक्ति से मैं ये सारे कार्य करता हूँ वह कहीं ना कहीं ईश्वर ही है। सो इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, यह पूरा श्रेय मैं ईश्वर को देना चाहूँगा। बिल्कुल, ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है अभी के ऊपर। जब आप सुनते हैं तो उसके उच्चारण सुनने लायक होते हैं। संस्कृत पढ़ी नहीं, लेकिन वह देखकर आपको ऐसा आश्चर्य महसूस होगा कि ये शब्द जिसके मुख से निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं। आप वाकई में यदि अभी से बात करेंगे तो मंत्रमुग्ध होंगे। अभी वैदिक गणित भी पढ़ाते हैं, और जब वे पढ़ाते हैं तो उनके सामने छोटे बच्चे नहीं, उनसे बड़ी उम्र के बच्चे भी सामने होते हैं।
कब पढ़ाना शुरू किया आप? क्या पहले वैदिक गणित सीखा या क्या सिस्टम था? कितने लोगों को पढ़ा चुके हैं अब तक? जी, तो एक्चुअली वैदिक गणित का जहाँ तक सवाल है, वैदिक गणित एक्चुअली भारत का ऐसा अनमोल धन है जिसको आजकल हम लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि वेदों में खाली हमारे धर्म से जुड़े बातें नहीं हैं, वह तो है ही धर्म से जुड़ी बातें, परंतु उसमें इंग्लिश ग्रामर का, व्याकरण की उसमें नॉलेज है, ज्योतिष शास्त्र की उसमें नॉलेज है, भूगोल की, खगोल की उसमें ज्ञान है, और सबसे बड़ी बात मैथ्स का उसमें ज्ञान है। वेदों में 13 उपसूत्र हैं और 16 ऐसे सूत्र हैं मैथ्स के, संस्कृत के सूत्र हैं, जिन्हें अगर आपने एक बार साध लिया तो फिर मैथ की चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ हो या फिर एल्जेब्रा हो, जियोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, हर में वह आपको इतना सक्सेस दिलवा सकते हैं। क्योंकि मैंने भी इस ज्ञान को मैंने पूरा पढ़ा पहले, वैदिक मैथ्स जो 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं, और फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया इस मतलब लॉकडाउन में जो 2021 में हुआ था, ताकि सब लोग वैदिक मैथ्स का जो अनुपम ज्ञान है उसको ले सकें। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी कि एक ऐसा धन जिसपे ना ही राजा कर लगा सकता है, ना ही चोर जिसे चुरा सकता है, ना ही भाई जिसमें हिस्सा मांग सकता है, और ना ही जिसका मोल भाव किया जा सकता है। एक ऐसा धन जो जितना बांटो उतना बढ़ता है, एक विद्या का ही वह धन है जो सारे धनों का राजा है। सो इसलिए ही विद्या जितनी बांटेंगे आप उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो मैंने भी इस लॉकडाउन में 150 से ज़्यादा बच्चों को मैंने वैदिक मैथ्स पढ़ाया, जी बिल्कुल निःशुल्क, क्योंकि नॉलेज देखिए अनमोल है। आप करोड़ों रुपए, मैंने कहा ना, इसका मोल भाव किया ही नहीं जा सकता है। इस पे आप करोड़ों अरबों वो भी नॉलेज की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विद्या इतनी बहुत ज़्यादा अनुपम है, जिससे जो इंसान को विनयशील बनाती है, उसको लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है। विद्या ददाति विनयम, बहुत इसलिए ही मैंने सबको निःशुल्क किया, ताकि सारे बच्चे, क्योंकि बच्चों को जनरली मैथ्स में ही प्रॉब्लम आती है, और मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी इससे पहले जब मैंने वैदिक मैथ्स नहीं पढ़ा था। सो जब मेरी प्रॉब्लम इस वैदिक मैथ्स ने सुलझा दी, तो क्यों ना मैं इस नॉलेज को सब में बांटूं। इसलिए ही मैंने ये वैदिक मैथ्स की क्लासेस, अभी वैदिक मैथ्स क्लासेस के नाम से शुरू की, और 150 से ज़्यादा बच्चों को इस लॉकडाउन में मैंने वैदिक मैथ्स पढ़ाया। क्या बात है! जब हम लोग पढ़ा करते थे तो गणित का नाम सुनते ही पसीने आ जाया करते थे, और गणित के पेपर में यदि आप पासिंग मार्क्स ले आए तो वाह वाह, फिर तो क्या कहने। और अभी इस उम्र में गणित लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। केवल उम्र छोटी है, लेकिन सारे काम काफ़ी बड़े बड़े हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, अच्छों को मोटिवेट करते हैं। किस तरह का एक स्पीच रहता है, किन लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्या लोग संपर्क करते हैं, क्या सिस्टम? जी एक्चुअली, सो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आई गिव लेक्चर्स ऑन मिशन संस्कार, यानी कि जो मेरा खुद का मिशन है, मिशन संस्कार। आई गिव लेक्चर्स दैट हाउ इंडियन कल्चर इज़ वेरी रिच। इंडियन कल्चर कितना ज़्यादा रिच है, क्योंकि आजकल जो हमारी यूथ है वो भारतीय कल्चर से बिल्कुल अलग होती जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि यूथ को कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुँचे कि भारत भूमि इतनी जो महान यह है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भरत खंड है, वह जितने भी 8 खंड बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में, उसमें से सबसे ज़्यादा पावन है। और इवन इतना पावन है कि भगवान भी इसी क्षेत्र में अपनी सारी लीलाएं करने आते हैं, और यहाँ पर जितने भी मनुष्य हैं वह सारे बहुत ही हमेशा धन्य होते हैं। तो इतनी पावन भूमि पर ही लोग, जितने भी भारत के यूथ हैं, वह भगवान की कथा भूलते जा रहे हैं। और आप वेस्टर्नर्स को देखिए, जिनके पीछे आजकल यूथ पागल है, वेस्टर्न कल्चर, वही आजकल जितने भी वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, वो आजकल हरिनाम पे जप कर रहे हैं, हरिनाम का संकीर्तन कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हमारे हल्दी का दूध पी रहे हैं, टर्मरिक मिल्क, टर्मरिक मिल्क ऐसा करके। और
आजकल वो लोग पत्तल धोने में खाना खाते हैं। और अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि अगर सालों पहले कोई इंसान अगर मतलब जो नमक से पहले लोग दातून करते थे वह करता, तो फिर बोलता अरे अब देखो दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तुम अभी भी ऐसे कर रहे हो, लो कोलगेट। अगर ये 1990s की 2000 से पहले की बात है, बट अब कोलगेट ही क्या पूछता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। अब पूरी चीजें चेंज हो रही हैं, बट फिर भी आजकल यूथ वेस्टर्न कल्चर के पीछे पागल है। साइंटिफिक रीजंस क्या क्या रहते थे जो आपके नॉलेज में, जैसे दातून का सिस्टम है जी, या फिर घर के बाहर आप नींबू मिर्ची लगाते हैं, उनके क्या साइंटिफिक रीजन हुआ करते थे पुराने? जी। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस रहते थे हमारे इंडियन ट्रेडिशंस को, जो आजकल लोग बोलते हैं सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास है ये चीज़ें, बट ये चीज़ें अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू कि बहुत लोग कहते हैं ये नींबू मिर्ची क्यों लटकाते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो रीज़न हमारे शास्त्रों में है कि वह अलक्ष्मी, जो लक्ष्मी माता की बहन है, मतलब उनका बिल्कुल ही उल्टा स्वरूप है, जो घर में धन संपत्ति नहीं अवैभव लाती हैं, वो कलेश करवाती हैं घरों में। सो उन्हें खट्टी चीजें और तीखी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, तो उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। बट जो इसका साइंटिफिक अगर कारण देखेंगे तो नींबू मिर्ची जो होता है शॉप्स पे इसलिए लगाया जाता है, एक तो कहा जाता है कि ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है कि नेगेटिव ऑरा को ये क्लेंस कर देती है। नींबू जितनी भी नेगेटिविटी उसको डिटॉक्स कर देता है, मिर्ची भी क्लीन कर देती है नेगेटिव ऑरास को, और इससे एक तो इंसेक्ट्स भी आपके दुकान के पास नहीं आते या घर के ये है। और नींबू मिर्ची पहले लोग ट्रैवल में भी यूज करते थे। उसका बेसिकली रीजन ये था कि पहले लोग बहुत बहुत लंबे डिस्टेंस चल के तय किया करते थे, तो एक तो इतना पानी वो कैरी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए दे यूज लेमन। एंड द रीजन फॉर चिली इज कि अगर उस समय उनको किसी सांप ने काट लिया तो वो विषैला है या नहीं, यानी कि वेनमस है या नॉन वेनमस है, उसको चेक करने के लिए वो मिर्ची खाया करते थे। मिर्ची का अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा है तो आपको जिस सांप ने काटा है वह विषैला था और आपको वापस से जाना पड़ेगा और इसका उपचार करवाना पड़ेगा। ये साइंटिफिक रीजन होता था। दही चीनी जो हम लोग खाते हैं, दही किसी भी एग्जाम से पहले दही हमारे पेट को कूल कर देता है, माइंड को एकदम शांत कर देता है। चीनी उसमें मिश्री खाते हैं, वो आपकी एक तो एनर्जी बढ़ाती है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छा है आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए और माइंड को कूल डाउन करने के लिए। यही चीज़ हमको इसलिए ही एग्जाम से पहले खिलाई जाती थी, हमारा माइंड कूल डाउन रहे, तेज चले और हमारी एनर्जी भी पूरी रहे। इन्हीं चीज़ों पर मैं बात करता हूँ कि कैसे इंडियन कल्चर इतना ज़्यादा आगे है, और भगवद गीता और रामायण और भागवतम ऐसे ग्रंथों से, महाभारत, इनसे मैं लीडरशिप लेसन्स बताता हूँ, सक्सेस मंत्रास बताता हूँ, क्योंकि ये बुक बहुत एक्चुअली मुझे ऐसे जगह भी बुलाया जाता है जहाँ पर सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं होते हैं, तो मैं वहाँ पर ये चीज़ कहता हूँ कि कभी भी आप गीता, रामायण सबको एक रिलीजियस बुक के तौर पर या फिर आप एक सेक्युलर, आप बिल्कुल भी उनको एक हिंदू बुक के तौर पर ना देखें। वो बिल्कुल ही एक मोटिवेशनल मैनुअल्स हैं, वो जैसे कि मोटिवेशनल बाकी की बुक्स आती हैं, वही भगवद गीता और रामायण है, उनसे इतने इंपॉर्टेंट आपको लीडरशिप लेसन्स मिलते हैं। स्टीफन कवी, जिनकी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल। आप जितने भी बड़े लीडर्स हैं वर्ल्ड के, सब यही बुक पढ़ते हैं, बट उन्होंने खुद इस बुक के बारे में बताया जितने भी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, ये जितने भी 7 हैबिट्स हैं, ये सारी मैंने गीता से ही लिए हैं। बट मेरी बुक्स इतनी क्यों बिकती हैं? क्योंकि इंडियंस गीता नहीं पढ़ते, मेरी बुक पढ़ते हैं। कितनी सेल हो चुकी है अपनी बुक्स अब तक? अब तक अपनी बुक्स कितनी सेल हो चुकी है? अपनी अब तक जितनी भी सारी बुक्स हैं, मतलब आप मेरी रामायण की बात कर रहे हैं, तो मेरी रामायण तो अभी लकीली लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और लोग इसको पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि एक छोटे बच्चे ने लिख दी। चलिए, इसी अगर चीज़ से आप लोग पढ़ रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन पर भी वो काफ़ी बार आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। इवन इट्स अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन, अब तो वापस से स्टॉक में आ गई है। यू ऑल कैन सी देयर बालमुखी रामायण। लोग पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छी भी लग रही है।
तो मेरा यही हर समय एक मैसेज पहुंचाना रहता है ताकि हर इंसान इसे पढ़े। अब जैसे कि मेरी जो बालमुखी रामायण है उसे काफ़ी बड़े बड़े लोग, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ जी को भी मैंने भेजी थी एंड उन्होंने भी पढ़ी और उन्हें लिटरली उन्होंने जो लेटर मुझे भेजा उसमें लिखा दैट ही लव्ड इट सो मच। और फिर जितने भी अलग अलग मतलब जितने भी सांसद हैं कुछ उन्हें भेजी, जितने भी और भी बहुत सारे लोग हैं उन्होंने मेरी रामायण पढ़ी, जैसे कि राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे लोगों ने पढ़ी और इसकी सराहना की। तो मेरा मोटिव यही है कि बाल्मीकि रामायण जो भगवान की कथा है यह घर घर पहुंचे और हर घर में रामायण की जो नॉलेज है वह हर समय रहे, क्योंकि लोग बहुत बार घर में रामायण को रखते तो हैं या तो फिर उसको एकदम गीता और रामायण को रखते हैं बट उसको एकदम ऐसा टाइट कपड़ा बांध के रखते हैं ताकि जरा सी भी किसी को दिख ना जाए और कोई पढ़ने की तो गलती से उस कपड़े को खोल ना ले और उसको पढ़ ले। लोग उसको नमस्कार करते हैं, मैंने देखा है बहुत घरों में। बट आप जब सोचिए कि नमस्कार करते हैं और उसमें इतनी शक्ति होती है कि आपका इतना सब आप रोज उसे नमस्कार करते हैं, यानी कि ऑब्वियसली आपको उससे लाभ हो रहा होगा। तो जब एक प्रणाम से आपको इतना लाभ हो सकता है तो सोचिए जब आप पढ़ेंगे तो क्या कितना लाभ होगा। ये नन्हा बच्चा महज 12 साल की उम्र है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है और क्लास का टॉपर है। स्कूल की टीचर तो सब मुरीद रहती होगी और कई बार तो अपने आप को बोना साबित मानती होगी जब अभी बोलता होगा। क्या लगता है स्कूल में क्या रहता है माहौल? स्कूल में तो आप देखिए टीचर्स को मैं यह कहूँगा गुरु का हमेशा ही हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक सुंदर दोहा कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कि अगर गोविंद और गुरु दोनों मेरे सामने खड़े हों तो मैं किसे पहले नमस्कार करूंगा? मैं पहले गुरु को पहले नमस्कार करूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे श्री गोविंद का ज्ञान हुआ है। और हम जीवन में कुछ भी बन जाए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो टीचर्स हैं उन्हीं की वजह से आप आज इस मुकाम पर हैं, तो उन्हें कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मैं टीचर्स का हमेशा ही रेस्पेक्ट करता हूँ और ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि उनको वो मुझसे बनी है, नहीं, मैं हमेशा ही उनसे छोटा रहूँगा, हमेशा ही उनका शिष्य बन के रहूँगा, क्योंकि हमेशा ही आप कभी भी गुरु से आगे निकलकर सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते या खुद को गुरु से बड़ा साबित करके नहीं प्राप्त कर सकते। जब भी आप गुरु के सम्मान करके उनके शिष्य बनकर जब भी आप कोई भी कार्य करेंगे तभी आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सफलता मिल पाएगी। क्योंकि जैसे कि अब एग्जाम्पल ले हम दुर्योधन का, तो दुर्योधन का विनाश ही क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने बड़े और अपने गुरुजनों से खुद को ज़्यादा बेहतर समझा, तभी उसका पतन हुआ। तो जी हाँ, मैं अपने गुरुओं का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ और स्कूल में बस सारी चीज़ें चलती हैं। मैं जितना इम्पोर्टेंट अपनी राइटिंग को मानता हूँ, अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस को मानता हूँ या जो मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ उसको मानता हूँ, उतनी ही इम्पोर्टेंट पढ़ाई होती है। सो स्कूल मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है मेरी पढ़ाई और उसके बाद में ये सारी चीज़ें। क्या बात है, शिष्य तो है ही और बेहतर शिष्य जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, बेहतर शिष्य के साथ साथ वे एक अच्छे गुरु भी हैं। मिशन संस्कार चलाते हैं जिसके तहत वे संस्कारों का ज्ञान भी लोगों को देते हुए नजर आते हैं। क्या है आपका मिशन संस्कार, ये क्या सिस्टम? जी, मिशन संस्कार इसी से रिलेटेड है कि यूथ को संस्कार मतलब देना, यूथ को उनकी रूट से जोड़ना। क्योंकि आप देखिए कोई भी पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, अगर रूट से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो उसको मुरझाते देर नहीं लगेगी। सो इसीलिए ही आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कभी भी हमको रूट्स नहीं भूलने चाहिए। तो मैं यही बताता हूँ कि क्या इस डेवलपमेंट की आड़ में, क्या इस डेवलपमेंट करते करते हम लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी ज़्यादा रिच है कि आज पूरा वर्ल्ड उसको मान रहा है। सो क्यों ना हम भी उस संस्कृति को माने? क्योंकि आप देखिए कि भारतीय संस्कृति पूरे हर समय
हमेशा ही उन्होंने वर्ल्ड पर दे ऑलवेज हैव विक्ट्री। मतलब जितने भी आजकल जो बच्चों जिन्हों मैं बात करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग वेस्टर्न कल्चर को इतना क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। वो लोग बोलते हैं, या तो बड़े होते हैं तो अभी करके बोलते हैं, या छोटे होते हैं तो भैया, कि वो लोग ना बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, दे आर वेरी डेवलप्ड, उन्होंने सारे इन्वेंशंस किए। तो फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बल्ब का आविष्कार भारत में पहले ही हो गया था। अब आप लोग सुन के चौंक रहे होंगे, बट एडिसन ने खुद यह बोला था कि एक बार मैं अगस्त्य, वो एक श्लोक पढ़ के सो गया, एक्चुअली मैंने निकाला वो श्लोक अगस्त्य संहिता से था, और उसमें क्या था कि एक पॉट में, एक अर्थन पॉट में, एक मिट्टी के घड़े में बिजली का कैसे प्रोड्यूस की जाए, बिजली कैसे बनाई जाए एक अर्थन पॉट में। तो फिर सपने में मुझे उसका जो अर्थ है वह ज्ञात हुआ, और फिर तभी जो बल्ब मेरा सक्सेसफुल हो पाया। एडिसन जी ने खुद लिखा है। फिर बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें हैं, जैसे कि अब आप बात करें वैल्यूज ऑफ पाई की, वो पहले ही निकाल दी थी। एरोप्लेन, वैमानिक शास्त्र पूरा इसी पर है कि एरोप्लेन्स कैसे बनाए जाएं, यानी कि पूरी बुक इसी पर है कि एरोप्लेन्स कैसे बनाए जाए। तो ऑब्वियसली एरोप्लेन्स पहले होंगे ही हमारे पास। और 1895 में राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले भारत में शिवकर बापूजी तालपड़े ने ऐसा ही एक प्लेन बनाकर उसकी टेस्टिंग कर दी थी। बट चूंकि तब ब्रिटिश राज था, उस समय इन इन्वेंशंस को किसी ने नहीं माना। और ऐसे काफ़ी सारी मतलब चीज़ें हैं, जैसे कि महर्षि कर्ण ने एटम का पहले ही निकाल लिया था। न्यूटन से पहले हमारी ग्रेविटी की खोज सूर्य सिद्धांत में लिख दी गई थी। सर्जरी पहले ही सुश्रुत जी ने बता दिया था। जो अभी बताया गया है कि जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि 5 टाइप के जो घातक मच्छर होते हैं, उनके बारे में भी सुश्रुत जी ने ही वो मतलब जितनी भी आजकल डिस्कवरीज कर रही है मेडिकल साइंस, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, आयुर्वेद, इन तीनों बुक में कहीं ना कहीं वो चीज़ लिखी हुई है। आई एम डैम श्योर। मैं इतनी श्योरिटी से ही मैं लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही सत्य हैं। तो जब वर्ल्ड मान रहा है, क्योंकि वर्ल्ड सुश्रुत जी की मूर्ति एक ऑस्ट्रेलिया का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके बाहर लगी है। पूरा वर्ल्ड अब इंडियंस को दे आर गिविंग रिस्पेक्ट, क्योंकि जितने भी साइंसेस हैं सबने मान लिया है कि जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है उसमें तीनों ही मतलब जितने भी न्यूटन के लॉज हैं वो पहले ही लिख दिए गए हैं। साइंस ने ये मान लिया है, यूनिवर्सिटीज ने जब ये मान लिया है, तो हम क्यों नहीं मानते हैं? हम अपनी भारतीय संस्कृति को अभी भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों समझते हैं? इतना हम लोग क्यों समझते हैं कि हमें इस पर शर्म क्यों आती है? अपनी संस्कृति को बहुत ही अच्छे से हमें गर्व करना चाहिए, क्योंकि जिस भी संस्कृति, जिस भी सिविलाइजेशन में उसकी संस्कृति को लोगों ने छोड़ा है, उसकी संस्कृति का जब भी पतन हुआ है, तो इवेंचुअली वो सिविलाइजेशन भी नीचे आया है। जिस तरह से अभी ने बताया है, वे सारी बातों को आपको मानना ही पड़ेगा, और उसके साथ आपको यह भी मानना पड़ेगा कि अभी जो हमारे साथ बैठे हैं वे अपने आप में एक वंडर बॉय हैं, बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। और इस बहुआयामी प्रतिभा के धनी के पीछे यदि परिवार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहता है? कौन कान ज़्यादा खींचता है और कौन ज़्यादा मोटिवेट करता है? जी देखिए, सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा का ही रहता है, और दोनों ही मोटिवेट तो दोनों ही देखिए उतना ही करते हैं। एक्चुअली मम्मी ज़्यादा टाइम साथ रहती हैं, मम्मी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। पापा भी हमेशा ही, चाहे वो मेरी कोई भी स्पीच में मुझे करेक्शन करना हो या कुछ भी अच्छी चीज़ तैयार करवाना हो, क्योंकि आप जो देख रहे हैं मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है, तो उन्हीं की वजह से, क्योंकि अच्छी हिंदी उन्हीं को ज़्यादा बोलनी आती। तो कुछ जितनी भी मेरी स्पीचेस वगैरह करवाना है, कोट्स ढूंढना, फिर मेरी मदर वो पूरा मतलब वो बोलती है मैं तो तेरी PR मतलब पब्लिक रिलेशन मैनेजर। वो सारी चीज़ें आप अगर मुझे ऑनलाइन देखते हैं फेसबुक पर या
इंस्टाग्राम पर, तो मैं नहीं होता हूँ, वो मेरी मदर ही होती हैं जो इतने अच्छे से सारी चीज़ें करती हैं। सो अगर मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप इंसान को देखें कि वो ऊंचाइयाँ छू रहा है, तो जिन दो पिलर्स पे वो खड़ा है वो दो ही है, उसके मदर और उसके फादर, उसके परिवार। तो किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे हमेशा ही एक वुमेन का हाथ जरूर होता है, बट वो वुमेन मेरी लाइफ में मेरी मदर है, और मेरे फादर भी, उनका उतना ही ज्यादा बड़ा रोल है। बहुत बढ़िया। ये अभी जो एक नन्हा सा बालक है और इतनी बड़ी बड़ी बातें और जानकारियां आपको देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में एक जानकारी और दे दूं आपको कि ये बहुत बेहतरीन डांसर भी है। यूट्यूब पे आप देखेंगे तो कई लाइक्स बटोरता हुआ ये बालक नज़र आता है और ज़बरदस्त डांस करता हुआ भी नज़र आ रहा है। डांस का शौक भी है खूब? हाँ बिल्कुल, मुझे डांस का भी शौक है, गाने का भी शौक है। मतलब देखिए, हॉबीज़ तो मेरी बहुत सारी हैं। अब एक्चुअली मेरी आवाज़ थोड़ी ओके अच्छी है, तो मैं गाता भी हूँ, और या डांसिंग तो मेरा शौक है, क्योंकि डांस को कहा जाता है कि जितने भी एक्सप्रेशंस हैं आपके, जितने मन के भाव हैं, ऐसे भाव जिनको आप मुख से भी बता नहीं सकते, वो नृत्य से आप लोग बता सकते हैं। और भारतीय संस्कृति जिसके बारे में मैं इतना बताता हूँ, उसी में नृत्य का इतना बड़ा रोल है। अब जैसे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, रास जो उनका रास गरबा होता है, भगवान शिव उनका तांडव होता है, माता पार्वती उनको शांत करने के लिए लास्य करती हैं। तो इतने सारी जब चीज़ें रहती हैं, तो हमें भी मतलब डांस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। डांस के भी मैं फ्री स्टाइल एक्चुअली ज़्यादा पसंद करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कभी कभी जब लोग भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं तो थोड़ा क्रम्पिंग मैं करने लगता हूँ, या फिर कभी कुछ आई एम वेरी हैप्पी तो मैं थोड़ा हिप हॉप या थोड़ा फ्री स्टाइल करता हूँ। तो या डांसिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मैं कुछ तो मतलब मेरी मदर रिकॉर्ड करके उनको सोशल मीडिया पर भी डाल देती हैं, तो आपको मिल जाएंगे मेरे काफ़ी मतलब कुछ डांसेस मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे फेसबुक पर। यू कैन चेक मी आउट देयर। क्या बात है। अभी आगे क्या लक्ष्य है, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अपने कई एम्स हैं, उसे किस तरह इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं? मेरा एम बेसिकली यही है कि भारत को मुझे विश्व गुरु बनाना है। भारत हमेशा से ही विश्व गुरु था, है और रहेगा, बट विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना उसको पूरे विश्व के सामने, और पहले भारतीयों की नजर में वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम ये समझते रहेंगे कि भारत किसी भी देश से आगे नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत इज इमर्जिंग एज अ सुपर पावर, न्यू सुपर पावर। क्योंकि आधे से ज्यादा वर्ल्ड पर तो हम राज कर रहे हैं। मास्टर कार्ड के सीईओ तो हम हैं, एडोब के सीईओ तो हम हैं, ट्विटर के सीईओ तो हम हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ही इज आल्सो इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला तो वो इंडियन है। यानी कि आपके फोन में जो गूगल है से लेकर आपके लैपटॉप में जो माइक्रोसॉफ्ट है से लेकर आपके जेब में, आपके वॉलेट में जो मास्टर कार्ड है उस तक, या जो आप पेप्सी पी रहे हैं उसके चीफ एग्जीक्यूटिव, सब लोग तो इंडियन हैं। और अभी इंडियंस कितना नाम रोशन कर रहे हैं। हरनाथ संधू जी के बारे में अब हमने अभी रिसेंटली सुना, कितनी सारी चीजें हैं जो भारतीय कर रहे हैं। तो ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि भारत को जो भी हम लोग चीज करें, सब हमारे देश को समर्पित हूँ, हमारी मातृभूमि को समर्पित हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, सपोज माधव की अगर मैं बात करूँ, तो माधव को भी मैं ऐसे यूज में लाना चाहता हूँ कि वो इंडिया के यूज में आए। मैं इंडिया का, मोदी जी का जो मिशन है, जो भारत सरकार का मिशन है डिजिटल इंडिया, उसमें मैं एक योगदान देना चाहता हूँ, उसको मैं एक ऐसा गिफ्ट करना चाहता हूँ भारत सरकार को। और यही चाहता हूँ कि जितने भी मैं चीज करूं, आई एक्चुअली वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उस पद पे मैं बैठ के पूरे भारत का जो नक्शा है एक अच्छे रूप में बदलना चाहता हूँ।
क्या बात है। भारत यदि सुपर पावर है या उसे स्थापित किया जा सकता है तो ऐसे ही बच्चों के कारण और ऐसे ही नागरिकों का कारण ये सुपर पावर है और बनेगा भी। मैं अभी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया, इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के सामने रखी और इतने ज्ञान भरी बातें आपने एक छोटी सी जो उम्र है उसमें प्राप्त की और लोगों तक पहुँचाई। मैं अभी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूँगा। अगली इस कड़ी में और अगले शख्सियत कार्यक्रम में मैं एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके रूबरू हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।